हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? और आप सभी का दोस्तों हार्दिक अभिनंदन है देहरादून स्टडी पॉइंट पर। और मैं हूं महेश सिंह रावत। यहाँ पे हम जो आज बात कर रहे हैं दोस्तों, वह है जीएस की क्लास का। हमने आपको कहा था कि हम आपके लिए सभी क्लासेस लाएंगे, तो जीएस की क्लास भी शुरू कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। देखिए दोस्तों, कम समय बचा है और लास्ट समय में सबसे अच्छी समझदारी यह हो सकती है कि यूकेएसएससी ने जितने भी प्रश्न पूछे हैं उन सभी प्रश्नों को हम देखें, डिटेल डिस्कस के साथ देखें, और साथ ही साथ अगर वहां से हम करंट अफेयर, करंट जीके भी डिस्कस करें तो बहुत बढ़िया है। तो कोशिश दोस्तों हमारी यह है, बहुत अच्छी कोशिश है। डेफिनेटली दोस्तों बहुत बेनिफिट आपको एग्जाम में यहाँ पे मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और हाँ दोस्तों यहाँ पे बता दें कि यह जो पेपर है ये सचिवालय रक्षक का पेपर है जो हाल ही में हुआ था और जिसका भी 1 महीने पहले रिजल्ट आया था। तो इसी के पेपर को यहाँ पे डिस्कस करा रहे हैं, साथ में आपको करंट अफेयर भी कराएंगे कुछ क्वेश्चन। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों पहले कि क्वेश्चन 1 आपको पूछा गया है कि जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्य को लोकसभा में सर्वाधिक सीटें प्राप्त है। तो एसटी की बात की गई है, शेड्यूल ट्राइब की बात की गई है। तो सर्वाधिक जो रिजर्व सीटें लोकसभा में किस राज्य में हैं? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा जो आरक्षित शेड्यूल ट्राइब के लिए जो सीटें उपलब्ध है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश जनपद में है। अब यहां पे देखें दोस्तों, कुछ और बात करते हैं। जैसे सबसे ज्यादा तो आपने देखा कि एसटी लोकसभा सीटें की बात करें तो सबसे ज्यादा आपने देखा मध्य प्रदेश में है। फिर अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में ना आए दोस्तों तो दूसरा नाम आप ध्यान रखना, वह है झारखंड। क्या नाम है? झारखंड। तो दूसरा जो स्थान है वह झारखंड का है। तो सर्वाधिक लोकसभा सीटें जो अनुसूचित जनजाति के लिए है यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए है, एसटी के लिए है, वो मध्य प्रदेश में है। दूसरा स्थान झारखंड के लिए है। और यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें एससी लोकसभा सीटों की, तो एससी की लोकसभा सीटें आपको सर्वाधिक कहां पे मिलेगी? तो देखिए दोस्तों, एससी की अगर सर्वाधिक लोकसभा सीट आपको पूछी जाए तो सबसे ज्यादा आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में, और फिर दूसरा स्थान आता है पश्चिम बंगाल का। किसका आता है? पश्चिम बंगाल का। यूपी में लगभग 17 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 10 के आसपास जो एससी सीटें रिजर्व है लोकसभा में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें आपको दोस्तों बता देता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे बात करें हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा की बात करें दोस्तों तो लोकसभा से एक चीज ध्यान रखना जो काफी बार पूछा जाता है, सर्वाधिक जो सीटें हैं लोकसभा की वो आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में। दूसरा स्थान जो आता है वो आता है महाराष्ट्र का। देखिए उत्तर प्रदेश सभी जानते हैं लेकिन दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, यह भी जानना है। और सीटों की बात करें लोकसभा सीटों की तो यूपी में 80 विधानसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपको कितनी सीटें मिलती हैं? 48 लोकसभा सीटें मिलती है। और यहीं पर अगर हम बात करें राज्यसभा सीटों की तो देखिए सर्वाधिक राज्यसभा सीटें कहां पर है? सर्वाधिक राज्यसभा सीटें भी कहां पर हैं? यूपी में है। और इनकी संख्या कितनी है? 31 है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र सेम है, और महाराष्ट्र के बाद अगर आपको पूछा जाए तो वह क्या है? तमिलनाडु। तो देखिए कुछ फैक्ट तो ये हो गया, लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा और सबसे ज्यादा इस प्रश्न में जो कोई आंसर है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से वह यह 3 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय एसटी आयोग, राष्ट्रीय एससी आयोग और जो ओबीसी आयोग है, राष्ट्रीय ओबीसी आयोग, इसके बारे में बार बार पूछा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से यह एक है। तो देखिए दोस्तों, आप इन फैक्ट को तो ऊपर वाले याद करोगे ही, लेकिन इन फैक्ट को जो हम नीचे डिस्कस करा रहे हैं इन्हें भी आपको विशेष याद करना है। तो वैसे तो मालूम होगा, फिर भी डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले आते हैं हम एससी आयोग पर। एससी आयोग यानी जो अनुसूचित जाति आयोग है उसकी बात कर रहे हैं। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, इस एक्ट की बात करें, अगर हम बात करें आर्टिकल संबंधित तो अनुच्छेद 338 पूछा जाता है बेसिक प्रश्न की। राष्ट्रीय जो एससी आयोग है, पहले तो ये तीनों क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। और इस संवैधानिक जो संस्था है यानी जो संवैधानिक है, संवैधानिक पद है, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338 में है एससी आयोग। और यहीं पर एसटी की बात करें यानी शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो यह है अनुच्छेद 338 ए में यानी 338 का में। और यहीं पर दोस्तों ओबीसी की बात करें तो यह है अनुच्छेद 338 बी में। हिंदी में बात करें तो अनुच्छेद 338 खा में। तो यहां दोस्तों इन फैक्टों को बहुत ध्यान रखना। अब थोड़ा और देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एससी आयोग की बात कर रहे हैं, तो एससी आयोग से दोस्तों सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि वर्तमान के इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं। तो वर्तमान में जो एससी के जो अध्यक्ष है यानी एससी आयोग के जो अध्यक्ष है उनका नाम है विजय सांपला जी। क्या नाम है? विजय सांपला जी। तो विजय सांपला जी कौन है? वर्तमान में जो एससी आयोग है उसके अध्यक्ष हैं। और यहीं पर अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें, एसटी की बात करें, तो उनका नाम है हर्ष चौहान जी। क्या नाम है? हर्ष चौहान जी। तो हर्ष चौहान जी यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए दोस्तों,
अब इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है जो करंट अफेयर का है, अनुसूचित जनजाति वाला। यहां पे दोस्तों ये है कि ये हुआ था 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2018 में। इसके तहत राष्ट्रीय ओबीसी आयोग का गठन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। देखिए दोस्तों, इन फैक्टों को आप विशेष ध्यान रखना, एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इससे पहले यहाँ पे जैसे अगर राष्ट्रीय एसटी आयोग है, राष्ट्रीय एससी आयोग है, ये दोनों पहले कंबाइंड रूप में था, यानी नेशनल बात करें नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, इससे पहले यह आयोग था 2003-4 से पहले, और यह था जो कमीशन बनाया गया था 1978 में बनाया गया था। तो यह फैक्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं कि पूछा जाएगा कि नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी का गठन कब किया गया था? 1978 में किया गया था। लेकिन अगर अलग अलग पूछा जाए, क्योंकि जो एक्ट आया था 2003 में, उसके बाद इनकी स्थापना हुई 2004 में फरवरी के आसपास। तो राष्ट्रीय एसटी आयोग 338A में है, राष्ट्रीय एससी आयोग 338 में है, और ओबीसी की बात करें तो आर्टिकल 338B में है या अनुच्छेद 300 ख में है। तो यह भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1 यह हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर यहां पे 2 आपको पूछा है दोस्तों कि वैसे सरल क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा समझदारी दिखानी है और बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा कि किसी स्थान पर उद्योगों की जो अवस्थिति है हेतु निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? तो कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है? तो जी हाँ दोस्तों, देखो, श्रम बिल्कुल चाहिए। उद्योग होगा तो श्रम की बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगी। परिवहन होना चाहिए जिससे हम अपने जो गुड्स हैं, सामान है, उसे उधर उधर कर पाए। बाजार की बिल्कुल आवश्यकता है, लेकिन शिक्षण संस्थान का यहां पे कोई भी अर्थ नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यह हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह प्रश्न ऐसा है कि बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम हो, दूसरे विभाग का हो, दूसरे स्टेट का हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 42वां संविधान संशोधन 1976, तो कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो देखिए दोस्तों, यह जो शब्द जोड़े गए थे वह जोड़े गए थे, ऑप्शन नंबर जो सी है यह गलत है। ऑप्शन नंबर जो बी है यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यह 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और एकमात्र प्रस्तावना में जो संविधान संशोधन हुआ है केवल यही है, 42वां संविधान संशोधन। अब जरा यहां पे देखिए कि यहां से क्या क्या और प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर यह है प्रस्तावना, और प्रस्तावना के बारे में थोड़ा कुछ और चीजें देखते हैं। देखिए, प्रस्तावना की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका जो पूर्व रूप है या इसका जो दूसरा नाम है वो पहले उद्देशिका था। और उद्देशिका से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों आपको यहां पे यह रखना है कि उद्देश्य जो प्रस्ताव है, यानी उद्देशिका जो प्रस्ताव है संसद में सबसे पहले वो कब रखा गया था? वो रखा गया था दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को। कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था। और कब इसे अपनाया गया था? अपनाने की बात करें दोस्तों तो यह 22 जनवरी 1947 को इसे अपना लिया गया था। एक फैक्ट तो ये हो गया प्रस्तावना से। दूसरा फैक्ट यहां पे देखिए दोस्तों कि जब हम प्रस्तावना की बात कर रहे हैं ना, तो प्रस्तावना में कुछ बातें लिखी गई हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं। प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का वर्णन किया गया है। और कौन कौन से न्याय हैं तो बता सकते हैं दोस्तों कि कौन कौन से न्याय हैं? तो जी हां दोस्तों, अगर पहले न्याय की बात करें तो सबसे पहला जो न्याय है वह है सामाजिक न्याय। क्या है? सामाजिक न्याय। सिंपल प्रश्न बनेगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का वर्णन किया गया है? तो 3 प्रकार के न्यायों का वर्णन प्रस्तावना में मिलता है। एक मिलता है सामाजिक का, दूसरे की बात करें तो दूसरा मिलता है राजनीतिक का, और तीसरे की बात करें तो यह मिलता है आर्थिक का। तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का हमें वर्णन मिलता है। और इसके अलावा भी दोस्तों यहां पे एक फैक्ट आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पे जो न्याय है ना, ये आर्टिकल 38 में भी है, अनुच्छेद 38 में भी है। यानी जो नीति निर्देशक तत्व है ना, नीति निर्देशक तत्व, वहां पर भी यह बताया गया है। तो पूछा जाएगा कि जो यहां पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है प्रस्तावना के अतिरिक्त किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 38 में, यानी नीति निर्देशक जो भाग है वहां पे दिए गए हैं। और ये जो तीनों शब्द हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, यह तीनों जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रूस के संविधान से, यानी जो रशिया है वहां से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। तो एक फैक्ट हो गया। फिर यहां पे देखिए प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात करते हैं। अब जब हम दोस्तों स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। कुल कितनी? 5 प्रकार की। कौन कौन सी बताई गई है? विचार की बताई गई है, अभिव्यक्ति की बताई गई है, इसके अलावा विश्वास, धर्म और उपासना। कौन कौन से दोस्तों यहां पे लिखिए। सबसे पहले है विचार का, तो विचार की स्वतंत्रता हमें बताई गई है। विचार के बाद आता है अभिव्यक्ति, तो विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया। इसके अलावा बात करें विश्वास के बाद धर्म,
और लास्ट में यहाँ पे उपासना। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रता का वर्णन है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो यह फैक्ट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि प्रस्तावना में जो यह वाले शब्द है ना, ये स्वतंत्रता, बंधुत्व और यहाँ पे जो समानता है, यह जो शब्द है दोस्तों ये लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से। और एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए है, आपने इसका आंसर बताना है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, उस समय राजा कौन था? यानी फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, पहले तो ये बताइए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, और दूसरा कि फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो उस समय फ्रांस का राजा कौन था? इसका आंसर दोस्तों वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब दोस्तों यहाँ पे प्रस्तावना से संबंधित थोड़ा और चीजों की बात करते हैं। देखिए प्रस्तावना की बात कर रहे हैं तो प्रस्तावना में हमारे पास कुछ केस आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चले थे प्रस्तावना से संबंधित। सबसे पहला देखिए दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है और वह है बेरूरवादी केस, बेरूरवादी केस। और इस केस की बात करें दोस्तों तो 1960 में आया था। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। तो सबसे पहले बेरूरवादी केस 1960 में, और इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से मना कर दिया था। फिर आता है दूसरा केस, वो आता है केशवानंद भारती केस, प्रस्तावना से संबंधित है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से यह एक है। 24 अप्रैल 1973 को वर्डिक्ट आया था। और यहां पे बात करें तो इस प्रस्तावना की बात करें दोस्तों तो प्रस्तावना में क्या बताया गया, यानी इसमें क्या बताया गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। बेरूरवादी में तो मना कर दिया था पहले, लेकिन जब केशवानंद भारती केस आया तो बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन क्या होगा, एक शर्त होगी कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। यह बताया गया था केशवानंद भारती केस में। 13 जजों की बैठक बैठी थी यहाँ पे, और एस.एम. सीकरी जी जो थे वो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे इस समय। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और एक और यहाँ पे प्रस्तावना से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का केस चलता है, वो है एसआर बॉम्बे केस। एसआर बॉम्बे केस में क्या बताता है कि एसआर बॉम्बे केस में बताते हैं कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का आधारभूत संरचना है। डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाएगा कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत संरचना है। किस केस में यह बताया गया था? एसआर बॉम्बे केस में यह बताया गया था। तो यहां तक तो आपने देखा। अब जरा और भी देख लीजिए। हमारी कोशिश दोस्तों यह है कि एक भी प्रश्न ना छूटे। देखिए प्रस्तावना की बात करेंगे, अब आते हैं यहां पे कि प्रमुख कथन की बात करते हैं। प्रस्तावना के संदर्भ में जो कुछ प्रमुख कथन कहे गए हैं, सबसे पहले तो देखिए यहां पे नाम आता है के.एम. मुंशी जी का। किसका नाम आता है? के.एम. मुंशी जी का। उन्होंने क्या बताया? देखिए के.एम. मुंशी जी की बात करें तो उन्होंने बताया कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह क्या है? वो जन्म कुंडली है। यानी प्रस्तावना को क्या बताया था? प्रस्तावना को जन्म कुंडली बताया था। जन्म कुंडली, प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली बताया था। किसने बताया था? यह बताया था के.एम. मुंशी जी ने। यानी संविधान को जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को राजनयिक, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो राजनीतिक जन्म पत्री है प्रस्तावना, वह संविधान की है, यह बताया था के.एम. मुंशी ने। फिर उसके बाद आते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम है वो आता है ठाकुर भार्गव दास जी। उन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया दोस्तों कि संविधान की यह आत्मा है। संविधान की क्या है? आत्मा है। तो संविधान की आत्मा कौन है? संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना है, यह बताया था ठाकुर भार्गव दास जी ने। और फिर एक और नाम आपको ध्यान रखना है, वह है N.A. पालकीवाल जी। और इन्होंने बताया था संविधान की जो प्रस्तावना है वह क्या है? वह दोस्तों क्या है? यह एक परिचय पत्र है। परिचय पत्र, परिचय पत्र, यानी प्रस्तावना संविधान का एक प्रकार का परिचय पत्र है, यह बताया था N.A. पालकीवाल ने। तो प्रस्तावना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हर बार एग्जाम में प्रस्तावना से प्रश्न बनते हैं। तो कोशिश करें प्रस्तावना के आपको हर फैक्ट आने चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, पूछा है तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं। देखिए कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, इन्हें डायरेक्ट रखना है। और इसका सही आंसर क्या है? वह ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिखाई दे रहा है, कपासी वर्षी मेघों से। यह बिल्कुल सही है। जो यहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स होते हैं ना, कहां से ओरिजिनेट होते हैं? तो इस प्रकार के जो मेघ होते हैं वहां से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पूछा है दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आप में से मैक्सिमम जो स्टूडेंट होंगे वो उत्तराखंड के होंगे, यूकेएसएससी के होंगे, यानी यूकेएसएससी के एग्जाम देने वाले होंगे। तो वहां पे आपको ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, दोनों को ही मानना है। क्योंकि अगर और जगह आप देखोगे तो केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी बिल्कुल मानना है, इन्होंने भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। अब एक चीज दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और जो काफी इंपॉर्टेंट है और वो आपको याद करनी है। देखिए ये है भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, ये है भारत छोड़ो आंदोलन। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसे आप जरूर नोट डाउन करें।
सबसे पहले पूछा जाएगा कि इसका प्रस्ताव किसने बनाया था। यानी जो भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है, यानी जो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था ना, इस प्रस्ताव का जो आलेख है, देखिए हर चीज अलग अलग होती है। आलेख अगर आपको पूछा जाए आलेख किसने तैयार किया, तो आलेख जो तैयार किया दोस्तों वह गांधी जी ने किया। किसने तैयार किया? गांधी जी ने किया। पूछा जाएगा कि यह प्रस्तुत किसने किया, प्रस्तुत किसने किया। अगर प्रस्तुत करने की बात की जाए तो प्रस्तुत किसने किया दोस्तों, तब आपको ध्यान रखना है जो प्रस्तुत किया है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है। किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो प्रस्तुत किया है जवाहरलाल नेहरू ने, आलेख किसने बनाया है? गांधी जी ने। और फिर यहाँ पे इसके बाद इसका आता है कि समर्थन, समर्थन यानी अगर समर्थन की बात करें तो समर्थन किसने किया था? तो पटेल जी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी। तो दोस्तों इसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा और देखिए, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर बार एग्जाम में एक दो एग्जाम को छोड़कर यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। तो कुछ और फैक्ट यहां पे देखते हैं और इसे अभी नोट डाउन करें। तो देखिए सबसे पहले कुछ और फैक्ट देखते हैं। तो यहां पे कुछ और फैक्ट की बात करते हैं। तो थोड़ा अब पीछे चले जाते हैं, आगे चला गया पेज। तो देखिए यहां पे अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि 7 अगस्त 1942 को सबसे पहले यहां पे कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ये कहां पे होता है? बंबई के ग्वालियर टैंक में। बंबई ग्वालियर टैंक। तो बंबई के जो ग्वालियर टैंक है वहां पे अधिवेशन होता है कांग्रेस का। अबुल कलाम आजाद जी इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर इसी अधिवेशन में यानी इसी कांग्रेस के अध्यक्ष में अगले दिन यानी 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 1942 को हुई थी। और इसमें कुछ बातें हैं, जैसे गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था, ये तो बहुत छोटी बातें हैं, आप सभी जानते होंगे। तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अब जहां पे जब ये आंदोलन हो गया यानी शुरुआत कर दी, भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर दी गई, इसके बाद क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं वो हक्के बक्के हो जाते हैं, हक्के बक्के। अब यहां पे जब हक्के बक्के हो जाते हैं तो वो एक ऑपरेशन चला देते हैं, ऑपरेशन जीरो आवर। तो ऑपरेशन जीरो आवर क्या चला देते हैं? ये ऑपरेशन चला देते हैं अंग्रेज। और इस ऑपरेशन के तहत जो प्रमुख व्यक्ति है उन्हें जेल में डाला जाता है। कौन कौन सी जेल में किसे डाला जाता है यह पूछा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी को कहां पे डाला गया था? तो आगा खां, यहां पे लिख लेता दोस्तों में, आगा खां पैलेस। तो आगा खां जो जेल था दोस्तों वहां पे डाला जाता है गांधी जी को, जेल में बंद किया जाता है। फिर एक आता है जवाहरलाल नेहरू, जवाहर जी। इसके अलावा आता है जीबी पंत, उत्तराखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीबी पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत जी को। और इन्हें कहां पे डाला जाता है? अहमदनगर जेल में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह फैक्ट आपने देख लिया। कुछ और भी फैक्ट की बात करते हैं। देखिए इतना फैक्ट आपने देख लिया। इसके अलावा जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उन्हें पटना जेल में डाला जाता है। जो जयप्रकाश नारायण जी थे, जयप्रकाश नारायण जी, उन्हें हजारी जो यहाँ पे हजारीबाग सेंट्रल जेल था वहां पे डाला जाता है। लेकिन वो भाग जाते हैं वहां से, यानी छूट जाते हैं। और फिर भागने के बाद वहां पे क्या करते हैं, वो भूमिगत रह के क्या करते हैं, आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पे जो काफी डीप प्रश्न अगर कभी आपको पूछा जाए तो एक चीज यहां से देखना कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तब बहुत से जो नेता थे उन्होंने खुद को स्वतंत्र किया, एक सरकार बनाने की सोच दी कि हमारी क्या रहेगी, स्वतंत्र सरकार रहेगी। तो सरकार बनाई गई। और सरकार कौन कौन सी सरकार थी वो आपको ध्यान रखना है, जो पूछा जाता है। सबसे पहली जो सरकार है दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है, बलिया की समांतर सरकार, बलिया समांतर सरकार। तो बलिया समांतर सरकार की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीतू पांडे जी थे यह इसके क्या थे, मुख्य नेता थे। फिर इसके बाद आते हैं चीतू पांडे जी हो गए। इसके बाद आपको एक नाम ध्यान रखना है दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है और भी, एक है जातीय सरकार। क्या है? जातीय सरकार यानी जातीय समांतर सरकार है पूरा नाम इनका। और इसके अलावा एक और लास्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सतारा की सरकार, सतारा की सरकार यानी सतारा समांतर सरकार। और यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाली जो सरकार थी इन सब में से वह सतारा सरकार थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन से इन बातों को आपको याद करना ही करना है। तो देखिए दोस्तों पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और दोस्तों हमारा टारगेट है कि इस वीडियो में 125 लाइक मिल जाए। तो कोशिश करें दोस्तों 125 प्लस लाइक आपके हो जाए इस वीडियो में। तो थैंक यू। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे पूछा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक, तो यह तो दोस्तों सरल क्वेश्चन है, एस स्वामीनाथन है। और 1966 और 67 यानी 66 और 67 में यह आंदोलन जो ये हरित क्रांति का जो शुरुआत हुई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 7 और यह क्वेश्चन यूपीएससी कम से कम 5 बार आपको पूछ चुका है। अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा?
अकबर ने अपने साम्राज्य को 1880 में कब कितने सूबों में बांटा? ऐसे आयोग प्रश्न की हेराफेरी करके ये प्रश्न बार बार पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर तो आपको पता चल गया कि 1580 है ना दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। अकबर ने 1580 में अपने जो साम्राज्य है उसे 12 सूबों में बांटा था। तो एक फैक्ट तो ये हो गया। अब जरा कुछ और चीज देख लीजिए जो थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अकबर के बारे में बहुत सारी बातें हैं, उसके अकबर के बारे में अलग क्लास लाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अकबर के बारे में कुछ जो बेसिक फैक्ट है जो बार बार पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों कि अकबर की एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहां पे लिख लेता मैं दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत हो गया। इसके अलावा आता है दूसरा, आता है तीर्थ यात्रा कर समाप्त। तीर्थ यात्रा, तब तक आप दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तीर्थ यात्रा कर समाप्त। इसके अलावा जजिया कर समाप्त। जजिया कर समाप्त, जजिया कर समाप्त हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है, राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन कहां से, यानी राजधानी जो परिवर्तन की वो आगरा से, कहां, आगरा से की थी। कहां पे, वो आगरा से दोस्तों जो राजधानी परिवर्तन की वो की फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। तब तक दोस्तों इसका आंसर दीजिए कि यह कब कब किए गए। तो यहां पे हो गया, यानी एक फैक्ट हो गया, दूसरा फैक्ट ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा देखते हैं कि पांचवा फिर राजधानी कहां, राजधानी लाहौर। राजधानी लाहौर, तो राजधानी लाहौर की बात करेंगे, यह कब की थी यह भी आपको बताना है। और एक काफी इंपॉर्टेंट है वह है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही, तो दीन ए इलाही संवत कब किया था, तो यह भी देखता है। तो देखिए बहुत सारी बातें हैं अकबर के लिए जो एग्जाम में पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, लेकिन फिलहाल हम इसे देखते हैं। देखिए दास प्रथा का अंत कब किया था, तो यह किया था दोस्तों 1562 में। कब किया था, 1562 में। तो 1562 में दास प्रथा का अंत किया गया। तीर्थ कर की बात करें तो यह 1563 में, 1563 में तीर्थ यात्रा कर। जजिया की बात करें तो 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी। राजधानी दोस्तों आगरा से फतेहपुर सीकरी कब की थी जरा बताइए, जरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी हां दोस्तों ये की थी 1571 में, 1571 में। और लाहौर राजधानी की बात करें तो लाहौर जो राजधानी चेंज की थी वो 1585 में की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दीन हिलाय की बात करें तो 1582 में। तो इन फैक्ट को दोस्तों बहुत सारे याद करना, क्योंकि अकबर के बारे में बहुत सारी बातें हैं, कम से कम 30-40 ऐसे प्रश्न अकबर से बनते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो हम भी करवाएंगे, कोशिश है कि टाइम मिलेगा दोस्तों। तो आपको फिलहाल इतने याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है और इसका आंसर दीजिए जरा कि एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया। अब देखिए आयोग ने इसका आंसर 2 माना है, क्योंकि आयोग ने क्वेश्चन ऐसे ही सेट कर दिए जो जिसके एक से ज्यादा आंसर है। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। यह जो दोनों व्यक्ति हैं ये दिव्यांग व्यक्ति थे और इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। सबसे पहले नाम आता है जो रहमान वैद जी है, इन्होंने किया था। और बाद में अभी हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन था, रिमो साहा ने भी दिव्यांग थे, उन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। तो अब सबसे पहले कुछ स्टूडेंट ये सोचते होंगे, जो नए होंगे पुलिस वाले स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, तो वे सोच रहे होंगे इंग्लिश चैनल क्या है, इंग्लिश चैनल टीवी वाला चैनल है क्या? नहीं, देखिए इंग्लिश चैनल क्या है, एक समुद्री मार्ग है, एक समुद्री रास्ता है, समुद्री जगह है जो किसे जोड़ने का काम करती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे लिख लिया, जैसे ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन और यहाँ पे ये हो गया फ्रांस। तो इनके बीच में एक समुद्री रास्ता है, समुद्री मार्ग है, यानी समुद्र है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। और इसी को पार किया, लगभग 36 किलोमीटर बीच की दूरी है इनकी, और इसे तैरकर पार करना होता है। तो यह जो क्षेत्र है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और ये नॉर्थ सी और अटलांटिक सी को अलग करने का काम करता है। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि यहीं पर क्या है, डोबर जल संधि है। यहाँ पर इधर आपको नॉर्थ सी मिलेगा, यहाँ पे अटलांटिक सी आपको मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश चैनल तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों मिहिर सेन से। किससे बनता है? मिहिर सेन से। कौन थे? यह भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। एशिया के भी प्रथम व्यक्ति थे, तो मिहिर सेन हो गया। फिर अगर यहीं पर प्रथम महिला की बात करें तो प्रथम जो महिला थी दोस्तों उनका नाम क्या था? आरती साहा था। क्या नाम था? आरती साहा था। और अभी जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, एक तो हो गया, यानी एक हो गया यहाँ पे रिमो साहा। इसके अलावा कुछ और भी नाम है, जैसे सत्येंद्र सिंह लोहिया, सत्येंद्र सिंह लोहिया। देखिए दोस्तों यह भी दिव्यांग व्यक्ति हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित थे और इन्होंने लगभग 20-22 या 25-26 साल बाद इन्होंने प्रथम व्यक्ति हुए जिन्होंने दिव्यांग हुए, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया। ये सभी साथ में गए थे, यानी जो सत्येंद्र सिंह जी थे, रिमो साहा जी थे, ये सभी साथ में गए थे, 4 साथ में गए थे। तो एक तो हो गया सत्येंद्र सिंह लोहिया, एक हो गया रिमो साहा, और इसके अलावा थे चेतन
चेतन राउत। तो चेतन राउत की बात करें तो ये महाराष्ट्र से थे। और इसके अलावा यहां पे बात करें, एक थे जगदीश चंद्र। तो इन सभी ने अभी हाल ही में क्या किया था कि इंग्लिश चैनल को पार किया था। और ये सभी व्यक्ति क्या थे, दिव्यांग व्यक्ति थे। देखिए दोस्तों, इनके पास कितना जज्बा है कि इन्होंने 36 किलोमीटर जो समुद्र है उसे तैर कर पार किया। तो प्रेरणा हमें यहां से लेनी चाहिए। अपना जो रियल हीरो है ना, हमें इन्हें बनाना चाहिए। बॉलीवुड से तो हमें दूर रहना चाहिए, असली हीरो इन्हें बनाना चाहिए जो हमारे लिए कुछ प्रेरणा का काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए और सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो अल्प जनसंख्या क्षेत्र, तो जहां पे कम जनसंख्या नहीं निवास करती, यानी ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो जी हां दोस्तों, जो आपको यहां पे दक्षिण पूर्वी एशिया दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें, यानी यहां पे इंडोनेशिया आ गया, मलेशिया आ गया, म्यांमार आ गया, है ना, ये वाले क्षेत्र आ गए इसमें। तो बिल्कुल दोस्तों, यहां पे जो ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये आते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत। और यहां पे क्या है, जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास करती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैसे तो सभी जो यहाँ पे जो संविधान के भाग है वो मालूम होने चाहिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लगभग 6-7 आपको दे रहे हैं, वह आपको याद करने हैं अगर आपको याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है और पूछा है क्या, पूछा है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, यानी किस भाग में है। तो देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे सी में है, यानी 3 में है। सबसे पहले में आता है, सबसे पहले में दोस्तों जो आता है वो आता है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र पहला आता है, संघ राज्य क्षेत्र। फिर जो दूसरा आता है वो आता है नागरिकता। किसमें आता है, नागरिकता। और तीसरे की बात करें तो मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और लास्ट यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है नीति निर्देशक तत्व। क्या आता है, नीति निर्देशक तत्व। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, वह है क्या, वह है भाग 4A। और सबसे इंपॉर्टेंट है इन सभी में से, इसमें क्या है, इसमें मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य से भी बहुत प्रश्न बनते हैं दोस्तों। हो सके कमेंट बॉक्स में मौलिक कर्तव्य से बारे में आप जो भी बातें जानते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और इसके अलावा कुछ और देख लीजिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक है भाग 18, भाग 18 यानी 8 यानी आपातकाल। तो 18 में क्या आएगा, आपातकाल यानी आपात बंद इसमें आते हैं। फिर आता है भाग 17, भाग 17 यानी खतरा। खतरा किसको है, हमारी जो राजभाषा है वो उसको खतरा है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, राजभाषा आ गई, जहां पे हमारी हिंदी वगैरह है ना। तो भाग 17 में राजभाषा आ गया। और एक काफी इंपॉर्टेंट है, वह है भाग 20, भाग 20। इसमें क्या है, इसमें है संविधान संशोधन। क्या है, संविधान संशोधन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे जरूर कर लेना। वैसे तो सभी याद करने हैं, लेकिन अगर अभी आपको याद नहीं है तो फिलहाल इन सभी को तो याद करना ही करना है। इसके अलावा जो निर्वाचन आयोग है उसे भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। और पूछा है कि निम्न में से भिन्न क्या है। तो शायद ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, खैर कोई बात नहीं, इसका आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, आयोग ने जो इसका आंसर माना, ये ऑप्शन नंबर बी माना, वर्ड। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए वर्ड का मतलब इन्होंने यहाँ पे पूरा क्लिफाई नहीं किया है, क्योंकि वर्ड या मतलब शब्द कुछ भी हो सकता है। जबकि अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर और फोटोशॉप की बात करें, ये सभी क्या है, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर टाइप के हैं। वर्ड क्या है, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखते तो अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पे केवल वर्ड लिखा, इसीलिए आयोग ने इसका आंसर बी मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका आंसर क्या होगा, 2 जनवरी 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने किस संगठन की 5 विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो बताइए दोस्तों किसका किया था। तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो DRDO बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है, DRDO बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और जी सतीश रेड्डी जी इसके वर्तमान में क्या है, वर्तमान में क्या है, इसके चेयरमैन है, मुख्य हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। और पूछा है कि संसदात्मक जो व्यवस्था है उसका मुख्य विशेषता क्या है। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो संसदात्मक व्यवस्था होती है ना, इसमें 2 चीजें होती है। एक तो होता है राष्ट्रपति, आप सभी जानते हैं, और एक होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र का होता है, इसका कुछ काम नहीं होता, यानी जो राष्ट्रपति पद होता है ना, उसका कुछ खास काम नहीं है। जो असली काम होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है। तो यहां पर यही है इस क्वेश्चन का आंसर, यानी नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर। नाम मात्र का मतलब है राष्ट्रपति से कुछ काम नहीं होता। काम क्या होता है, वो जो मंत्रिमंडल या फिर कैबिनेट द्वारा जो भी प्रस्ताव लाया जाता है उस पर साइन करना होता है, और वो भी जरूरी होता है कि उन्हें साइन करना ही करना होता है ना। और इसके अलावा वास्तविक कार्यपालिका की बात करें तो प्रधानमंत्री जो कैबिनेट वगैरह है ये इसके अंतर्गत आती है। तो इनमें जो अंतर है यही संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यह हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। और क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए एग्जैक्ट नंबर पूछा है,
और एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो एग्जैक्ट नंबर की बात करें दोस्तों तो ये होगा 3287 263। 3287 कहां पर है? 3287 30। अच्छा ये है ऑप्शन नंबर डी, 3287 263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर यहां पे 15 है और इसका आंसर दीजिए दोस्तों जरा कि दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया? तो कौन था वो जिसने लगान वसूल करना आरंभ किया था? दिल्ली का सुल्तान। तो जी हां दोस्तों, इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी से दोस्तों याद रखना कि इसे अली गुरसाह भी कहते थे, बचपन का नाम या इसका अन्य नाम हो गया। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि ली थी। सिकंदर ए सानी। पूछा जाएगा कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ली थी। या द्वितीय सिकंदर किसे कहते थे? अलाउद्दीन खिलजी को ही कहते थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी। और यहीं पर अगर कुछ और बात करें तो इसने घोड़ा की जो जैसे घोड़ा दागने की प्रथा इसने चलाई थी। अच्छा, इसने सबसे इंपॉर्टेंट नगद वेतन देने की जो शुरुआत की थी वो इसी ने की थी। किसने की थी? इसी ने की थी। यानी जो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी है इसी ने की थी। और स्थायी सेना रखने का कार्य भी इसी ने कराया था। स्थायी सेना, तो देखिए स्थायी सेना किसने रखवाया था? नगद वेतन किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े दागने की प्रथा इसी ने चलवाई थी। और सैनिकों का हुलिया तैयार करना इसी ने करवाया था। सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर किसे कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं, है ना। बाजार नियंत्रण प्रणाली किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। और मलिक कफूर जो है वो इसका प्रमुख सेनापति था। यह भी आप ध्यान रख सकते हैं, जिसे 1000 दिनारी कहते हैं, जिसे उसने 1000 दिनार में खरीदा था। तो क्वेश्चन नंबर 15 यह हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? और आयोग ने दोस्तों इस प्रश्न को क्या किया है? डिलीट किया है, क्योंकि सभी ऑप्शन गलत हैं। सही आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए जरा दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर ग्रामीण की बात कर रहे हैं, देखिए ग्रामीण की बात कर रहे हैं तो ग्रामीण की आपको ध्यान रखना है वो है 69.45%, लगभग 70 के आसपास परसेंट है। यानी 69.45% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण है। और यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें शहरी की तो शहरी कितनी हो जाएगी फिर? तो शहरी जो हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी 30.55%। तो दो फैक्ट आपने यहां पे देख लिए हैं। अब जरा यहां पे थोड़ा और देखिए दोस्तों, इस बार ये पूछा गया था, अगली बार आपको शहरी पूछ देगा या फिर आपको कुछ और भी पूछ देगा। देखिए प्रतिशतता के आधार पर, यहां पे प्रतिशतता बना दिया, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक कहां है, यानी सर्वाधिक राज्य किसका है? प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक जो राज्य जनसंख्या है वो किसकी है? प्रतिशतता के आधार पर। तो प्रतिशतता के आधार पर अगर पूछा जाए दोस्तों तो ध्यान रखना वो सबसे ज्यादा जो है वो आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश मत चले जाना, यहां पे प्रतिशतता के आधार पर पूछा है। और दूसरा जो स्थान आता है वो आता है बिहार का। किसका आता है? बिहार का। और यहीं पर अगर जनसंख्या के हिसाब से बात की जाए, जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या के हिसाब से यूपी का पहला स्थान है और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा जो स्थान है वो बिहार का है। तो बिहार का ये हो गया। अब इसका अपोजिट यानी ग्रामीण का अपोजिट, अब आ जाए यहां पे शहरी पे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशतता के आधार पर। तो प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या है वो कहां पर है? तो वह आपको मिलेगी गोवा में। कहां पे मिलेगी? गोवा में। और दूसरा जो स्थान आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको मिजोरम में। कहां पे मिलेगा? मिजोरम में। तो शहरी प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज्यादा गोवा में, दूसरा स्थान मिजोरम में। और यहीं पर दोस्तों जनसंख्या के आधार पर पूछी जाए सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में बसती है, तो जनसंख्या के आधार पर पूछी जाए तो जनसंख्या के आधार पर कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों जनसंख्या के आधार पर जो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है वो आपको मिलेगी महाराष्ट्र में और दूसरा स्थान आपको मिलेगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में। क्योंकि मुंबई पूरा शहर कहां पर है? महाराष्ट्र में है, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलती है ना। तो यहां से आप कर सकते हो। तो यहां तक दोस्तों ये हो गया है क्वेश्चन नंबर, यहां पे हो गया 16। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि शाखा का संस्थागत स्रोत नहीं है? कृषि शाखा की बात की गई है तो देखकर हम समझ सकते हैं जो यहां पे है सहकारी समिति, यह भी कृषि से संबंधित है, क्षेत्रीय बैंक भी है, वाणिज्य बैंक भी है, यानी कृषि शाखा से संबंधित है। लेकिन जो साहूकार है इसका कोई मतलब नहीं है और ऑप्शन नंबर जो ए है यही इसका बिल्कुल सही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक आपने नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए। तो बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पे दोस्तों 18 पूछा है कि मंत्री परिषद उत्तरदायी है। अब मंत्री परिषद यहां से दो प्रश्न बनते हैं। सिंपल पूछ लिया है कि मंत्री परिषद उत्तरदायी है, तो मंत्री परिषद दोस्तों जो उत्तरदायी होता है ना वो लोकसभा के प्रति होता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह कहां पे बताया गया है? तो बता सकता है दोस्तों कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो जी हां दोस्तों, अगर इस अनुच्छेद की बात करें तो आप बताइए जरा कि किस अनुच्छेद में है, तो बताइए जरा। तो जी हां दोस्तों, ये मिलेगा आपको आर्टिकल 75(3) में यह बताया गया है। लेकिन यहीं पर ऐसा पूछा जाए कि मंत्री
परिषद व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत यानी जो मतलब जो सिंगल रूप से, व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तब आता है राष्ट्रपति। तो देखिए प्रश्न की भाषा चेंज होने पर प्रश्न पूरा बदल जाता है। तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। और यहीं पर ऐसा पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तब राष्ट्रपति आता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है कि 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर कहां पर आक्रमण किया? तो बताइए जरा दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर जो बी है, पूना। बिल्कुल ठीक है। अगली बार इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना दोस्तों, इस तिथि के लिए। कह रहे हैं दोस्तों यूकेएसएससी ऐसा ही बदलता है, क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन देखता है यूकेएसएससी और उसकी तिथि में परिवर्तित कर देता है। तो अगली बार यूकेएसएससी आपको ऐसा पूछेगा कि शिवाजी ने शाइस्ता खां को पूना में कब आक्रमण किया था? तो 1663 में। ऐसे आपको ध्यान रखना है तिथि भी। तो ये तो आपने देख लिया। 1627 में शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ था शिवनेर के किला में, है ना, यानी शिवनेर में इनका जन्म हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है 1665 की संधि। 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई थी ना, पुरंदर की संधि, इसके बारे में डिटेल से देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी जयसिंह जो औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहा था और यहाँ पे हमारे शिवाजी के बीच में, तो शिवाजी के बीच में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 1665 की पुरंदर की संधि, बहुत बार पूछा जा चुका है। और 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था और छत्रपति की उपाधि ली थी। गंगा भट्ट राय जी द्वारा गंगा भट्ट राय के द्वारा उन्होंने अपना क्या कहता है राज्याभिषेक करवाया था। और एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, हेंदव धर्म उद्धारक, क्या लिख लेता हूं यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट है, हेंदव या फिर हम इसे हिंदू पढ़ ले, वैसे हेंदव धर्म उद्धारक, हेंदव यहाँ पे लिख लेता दोस्तों मैं, हेंदव धर्मोद्धारक। तो हेंदव धर्मोद्धारक या हिंदू धर्म उद्धारक के रूप में किसने उपाधि ली थी? शिवाजी ने ली थी। और इसके अलावा क्षत्रिय कुलावसंत के रूप में भी किसने उपाधि ली थी? वो शिवाजी ने ही ली थी। तो यहां तक दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों यहां पे शिवाजी की बात करते हैं। तो देखिए शिवाजी के 8 क्या थे? 8 प्रधान थे, यानी 8 प्रमुख थे, अष्टप्रधान इसे कहा जाता है। और कौन कौन से थे आप यहां पे देख सकते हैं। जैसे यहां पे है, जैसे पेशवा हो गया जो सबसे बड़ा होता था, जिसे प्रधानमंत्री कहते थे। मंत्री की बात करें, यानी यहां पे आप देख सकते हैं वाक्यानीस हो गया। सचिव की बात करें, यहां पे आप देख सकते हैं। अच्छा, यहां पे और भी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, इन सभी को देख लेना। पूछा जाता है कि ये पद कौन कौन से थे। तो पेशवा प्रधानमंत्री होता था। अगर यहाँ पे जो आपको सेनापति दिखाई दे रहा है ना, सेनापति को यहाँ पे सर ए नौबत भी कहते थे। क्या कहते थे? सर ए नौबत। तो सर ए नौबत तो किसे कहते थे? सेनापति को कहते थे। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें, जैसे ये हो गया पंडित राव की बात करें, तो पंडित राव की बात करें तो इसे सदर भी कहते थे। क्या कहते थे? सदर भी कहते थे। इनके और भी अलग अलग नाम थे, लेकिन ये ध्यान रखना कि अष्टप्रधान थे, शिवाजी के दरबार में थे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये भी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और पूछा गया है कि आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऑप्शन नंबर इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे टीसीपी को आपको पूछा जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। एचटीटीपी की बात करते हैं तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी की बात करें, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जीआईएफ की बात करें तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। डीएसएल की बात कर रहे हैं तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और बीआईओएस की बात करें तो ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों करंट जीके का। देखिए हम डेली आपको क्या कराएंगे, यानी स्टैटिक जीके का, करंट जीके का यहाँ पे एक डोज भी देंगे। और फिलहाल यहाँ पे हम आपको इंडेक्स करा रहे हैं, 2 पार्ट में हम इंडेक्स कराएंगे। तो 6 यहाँ पे ये हो गए और लगभग कल हम आपको 7-8 के आसपास और करवाएंगे। और इतने ही इंडेक्स आपको याद करने हैं। देखिए सबसे पहला इंडेक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यह है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। तो 2022 में सबसे पहला कौन है? वह है, यानी जो सबसे हैप्पी है वो है फिनलैंड। दूसरा स्थान है डेनमार्क का। और जबकि भारत की बात करें तो भारत की जो रैंक है वो 136 है। इससे पहले 2021 की बात करें तो 139 थी। और इस संस्था के बाद जो इसे जारी करता है वो है SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूएन की एक संस्था है। फिर है यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है भ्रष्टाचार की बात करें 2021-22 की रिपोर्ट है। और डेनमार्क इसमें पहला है, फिनलैंड इसमें दूसरा है, यानी ऊपर नीचे कर देना आप। जैसे हैप्पीनेस की बात करें, सबसे ज्यादा खुश कौन है, यानी पहले दूसरे में फिनलैंड डेनमार्क। और भ्रष्टाचार में कौन हो गया? डेनमार्क फिनलैंड। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक कौन सी है? 85 है। हैंडली पासपोर्ट की बात करें तो देखिए दोस्तों हर बार ही चेंज होती है, क्योंकि क्वार्टरली ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो जनवरी 2022 के अनुसार 83 रैंक है भारत की। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 4th रैंक है एशिया पावर इंडेक्स में, भारत की विश्व में जो एशिया पावर इंडेक्स है वहां पे रैंक कौन सी है? वहां पे 4थी रैंक है। पहला यूएसए है, दूसरा चीन है, तीसरा जापान है। और लोभी द्वारा इसे जारी किया जाता है।
अब बात करें एयर क्वालिटी में, बात करते हैं तो एयर क्वालिटी में तो हमारा दिल्ली टॉप कर गया और दूसरा स्थान लाहौर है। ये गलत बात है, यानी गंदी बात है कि हमारी इस रैंक में टॉप आए, मतलब सबसे ज़्यादा जो खराब जो एयर है वो दिल्ली की है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है और यह है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022। तो भारत की रैंक कौन सी है? भारत की रैंक है 10वीं है और यहीं पर अगर बात करें टॉप की तो डेनमार्क और स्वीडन यहाँ पे टॉप में है। तो 2021 भी आप याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक दोस्तों ये था करंट जीके का और आई होप आपको क्लासेस पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मिलते हैं आपको नई वीडियो में। और हाँ दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको 125 लाइक्स आने के बाद आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।